नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज एट 4 में सबसे पहले बात बाजार की करते हैं और आज ऐतिहासिक दिन है। निफ्टी पहली बार 10,000 के स्तर के पार बंद हुआ है। बाजार की आज सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन बाजार में खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए हैं। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 154 और निफ्टी 56 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मेटल, ऑटो, प्राइवेट बैंक, फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं टेलीकॉम और सीमेंट कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिला है। तो निफ्टी ने 10,000 का आंकड़ा तो कल ही छू लिया था, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया था। लेकिन आज निफ्टी 10,000 के ऊपर क्लोज होते हुए बैंक निफ्टी ने भी एक नया रिकॉर्ड स्तर बनाया है। तो एनएसई पर उस पल को सेलिब्रेट करते हुए वहां के अधिकारी जब निफ्टी 10,000 के ऊपर क्लोज हुआ, आइए आपको दिखाते हैं बाजार के जानकार क्या कहते हैं। Whilst we understand that the rally has momentum and could continue for another few months, perhaps even another few quarters, fundamentally valuations remain stretched, and our advice to clients is be cautious. It doesn't matter if you miss out on a few quarters of upside. The main responsibility I think जो निवेशक लोगों को सोचना पड़ेगा कि पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करें rather than अग्रेशन से इतनी भारी वैल्यूएशन में इतनी ऊंचे लेवल पे मार्केट को चेज करें। थोड़ा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रेच्ड है, बट चूंकि लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग है, हमने पिछले हफ्ते भी देखा और इस हफ्ते के भी 1-2 दिन जो जा चुके हैं, एफआई की बाइंग काफ़ी स्ट्रांग रही है। और यही हमने पिछले 6-7 महीने में देखा। 2017 में पूरा ग्लोबली लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है कि मार्केट में हमने हार्डली कुछ करेक्शन देखा है। जब तक अर्निंग्स एक सिग्निफिकेंट लेवल से बीट नहीं करेंगे एस्टिमेट्स को, आई थिंक स्टॉक्स को और यहाँ से बिल्डअप करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो अर्निंग सरप्राइज बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को या स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पे अगर बड़ा उछाल चाहिए तो। और मेरे सहयोगी रजत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो रजत, बधाई आपको एक बार फिर से 10,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता हुआ। आज के कारोबार के बारे में बताइए। बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। 10,000 के लेवल को छू लिया था, कल टिक नहीं पाए थे। आज 10,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग है। पहली बार आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ जब 10,000 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ हो। आज हो गया। इनफैक्ट 32,400 के लेवल पे बंद होने जा रहा था सेंसेक्स, हाल उस पर एडजस्टिंग क्लोजिंग उसके नीचे आ गई, लेकिन तेजी थी रिकॉर्ड स्तरों पर। इनफैक्ट आज जो तेजी बनी ना लेटर हाफ में, उसमें येस बैंक नतीजों के बाद एकदम से स्टॉक में स्पाइक आ गया। नतीजे शानदार थे, 6% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, वेदांता, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली निफ्टी पे। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स की सूची में एक्सिस, अंबुजा, सीमेंट, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स शामिल थे। फोकस पॉइंट्स था येस बैंक, नतीजों का असर देखने को मिला, 6% ज्यादा के रिटर्न स्टॉक पे देखने को मिले। इसके अलावा L&T फाइनेंस, HDFC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर निष्कर्षों से कुछ खरीदारी इमर्ज हो रही थी। फेडरल बैंक टूटा, 4% के आसपास की गिरावट थी। इनमें सबसे स्ट्रांगली और स्मार्टली गेंस जो कर रहे थे उसमें येस बैंक और L&T फाइनेंस, नतीजे शानदार थे, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। ट्रांसफॉर्मर शेयर्स बाजार खुलते ही एकदम से ग्रिप में आ गए। वो इसलिए था क्योंकि GE T&D के जो नतीजे थे वो बहुत बेहतर थे। 20% अपर सर्किट पे लॉक था, लेकिन साथ साथ रेस्ट ऑफ द प्ले देखिए, इंडोटेक, वोल्टैप, एमको, इन सभी स्टॉक्स में आज गेंस मिलते हुए नजर आए। मेटल स्टॉक्स का दिन था आज, जिसमें टाटा स्टील, वेदांता, NMDC, भूषण स्टील, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। PSU यानी कि सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स जो थे वो आज एक्शन में थे। हिंदुस्तान कॉपर, MMTC, STC जैसे स्टॉक्स पे आज मूव पॉजिटिव मिला और RCF में गेंस पॉजिटिव साइड पे थे। कुछ और स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी में और मिड कैप कैटेगरी में इनफैक्ट JP एसोसिएट्स ये लगातार मोमेंटम में है अब। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर, DCM और होटल लीला, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज ट्रेडर्स का बायस पॉजिटिव था और बाजार के जो ये ऐतिहासिक लेवल्स देखने को मिल रहे, इन स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन आज भी बनता हुआ नजर आया। शुक्रिया रजत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहली तिमाही में HDFC बैंक के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। मौजूदा तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 17% गिरकर 1,556 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 1,871 करोड़ रुपए था। बैंक की आय में भी 3% की गिरावट दिखी है। वहीं बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 15% बढ़कर 2,685 करोड़ रुपए हो गई है। तिमाही दर तिमाही के आधार पर बैंक की प्रोविजनिंग 148 करोड़ रुपए से गिरकर 85 करोड़ रुपए भी हो गई है।
और यस बैंक के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। जी हां, अप्रैल मई तिमाही में बैंक का मुनाफा 32% बढ़कर 966 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 732 करोड़ रुपए था। तिमाही दर तिमाही बैंक के ग्रॉस एनपीए 1.52% से गिरकर करीब 1% हो गए हैं। हालांकि इस तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग बढ़ी है, जो बढ़कर 210 करोड़ रुपए से 290 करोड़ रुपए हो गई है। उधर ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनी स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट के 90 से 95 करोड़ डॉलर के संशोधित टेक ओवर ऑफर को स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक स्नैपडील के बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के ऑफर को मंजूरी दे दी। पिछले हफ्ते फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील के टेक ओवर के लिए 90 से 95 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया था। बोर्ड की मंजूरी के बाद अब इस डील को स्नैपडील के शेयर होल्डर की मंजूरी चाहिए होगी। आपको बता दें कि स्नैपडील में सबसे बड़ा इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक है। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्ट बैंक स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के मर्जर के पक्ष में था। साथ ही ये भी खबरें थी कि स्नैपडील इन्फीबीम के साथ जा सकता है। ऐसे में फ्लिपकार्ट ने दोबारा 90 से 95 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया। दोनों कंपनियों के बीच पिछले कई महीनों से डील को लेकर बातचीत चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि इसी हफ्ते डील को फ्लिपकार्ट बोर्ड की मंजूरी भी मिल जाएगी। जी बिजनेस ने पहले ही दोनों कंपनियों के बीच करार की खबरें दिखाई थी। तो स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट के 90 से 95 करोड़ डॉलर के टेक ओवर ऑफर को स्वीकार कर लिया। इससे पहले ये ऑफर 80 से 85 करोड़ डॉलर का था, लेकिन स्नैपडील ने इस ऑफर को मना कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक स्नैपडील के बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के इस नए ऑफर को मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील के टेक ओवर के लिए 90 से 95 करोड़ डॉलर का ऑफर दिया था। तो इस डील का क्या असर होगा, ये अब आप जानिए। इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दो बड़े प्लेयर होंगे ई कॉमर्स सेक्टर में, क्योंकि स्नैपडील जो कि एक बड़ा प्लेयर था उसको टेक ओवर करने जा रही है फ्लिपकार्ट। स्नैपडील के बोर्ड ने उनके ऑफर को मंजूरी दे दी है। अमेजॉन का बेहतर मुकाबला कर पाएगी फ्लिपकार्ट। बड़े डिस्काउंट के मौके हालांकि हो सकते हैं कि जो ग्राहक है उनके लिए कम हो जाए, क्योंकि दो ही प्लेयर्स होंगे और इन्हीं दोनों के आसपास ई कॉमर्स सेक्टर घूमेगा। वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन बड़ी साइट्स, जो देश की सबसे बड़ी साइट है वो फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स साइट, और उसके अलावा अमेजॉन। तो ये कुछ असर होगा इस डील का देश के ई कॉमर्स सेक्टर पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। अगर कोई लिस्टेड कंपनी लगातार लोन डिफॉल्ट कर रही है और आपने उसके शेयर खरीद रखे हैं, तो सोचिए आपका पैसा कितना खतरे में है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए सेबी एक नियम तैयार कर रही है, जिसमें सभी कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने डिफॉल्ट किया है। आरबीआई के बाद अब सेबी की ओर से लोन डिफॉल्ट को लेकर यह बड़ा कदम होगा। यह रिपोर्ट देखिए। 12 लाख करोड़, ये वो लोन की रकम है जो देश के बैंकों का डूब चुका है, और जिन कंपनियों ने इसे डुबाया है उनमें से 12 के खिलाफ आरबीआई एक्शन ले रहा है। यानी लोन डुबाने वाली कंपनियों से लोन की वसूली कैसे हो, इस पर काम चल रहा है। लेकिन इस स्टोरी में आरबीआई बैंकों और कंपनियों के अलावा अब मार्केट रेगुलेटर सेबी भी एंट्री करने वाला है। सेबी एक गाइडलाइंस लेकर आने वाला है, जिसके मुताबिक लिस्टेड कंपनियां अगर तय वक्त पर लोन की ईएमआई नहीं चुका पाती तो इसकी जानकारी एक्सचेंज यानी बीएसई एनएसई को देनी होगी। शेयर धारकों को भी इसके बारे में उन्हें बताना होगा। फिलहाल कंपनियां और बैंक्स डिफॉल्ट की जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। नए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत अगर कोई कंपनी तय वक्त पर लोन नहीं चुका पाती तो बैंक्स उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया अगले दिन ही शुरू कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर कंपनी लोन पेमेंट में चूक जाती है तो उसे डिफॉल्ट माना जाता है। बैंक्स उस लोन को 90 दिनों के बाद एनपीए घोषित कर सकते हैं। सेबी का ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई कंपनियां 90 दिन की डेडलाइन के अंदर पेमेंट कर देती हैं, ताकि भविष्य में उन्हें फंड जुटाने में कोई दिक्कत न आए और साख पर भी बट्टा न लगे। आरबीआई की तरह सेबी ने भी अब बढ़ते एनपीए पर सख्ती शुरू कर दी है। इससे पहले भी सेबी ने लिस्टेड बैंकों से कहा था, अगर आरबीआई की ओर से ऑडिट एनपीए और प्रोविजनिंग के आंकड़ों और बैंकों के खुद के ऑडिट आंकड़ों में 15% से ज्यादा फर्क है तो बैंकों को इस बारे में डिस्क्लोजर देना होगा। सेबी ने रेटिंग एजेंसियों से भी कंपनियों के कर्जों की जानकारी लेकर बताने को कहा था। आरबीआई की सख्ती के बाद सेबी के इस कदम को जानकार एक बेहतर कदम बता रहे हैं। हालांकि इसकी गाइडलाइंस का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उधर उत्तर प्रदेश के धोखेबाज बिल्डर्स के अब बुरे दिन आने वाले हैं। घर खरीदारों को अब बिल्डर्स के पीछे नहीं भागना होगा। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बाद बिल्डर और उपभोक्ताओं के अधिकारों पर खुद सरकार नजर रखेगी। यूपी में घर के लिए अब आपको बिल्डर्स के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री ने बिल्डर पर नकेल कसने के लिए रेरा की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। 31 जुलाई तक रेरा की वेबसाइट पर सभी बिल्डर्स को कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई बिल्डर 8 फ्लैट से ज्यादा और 500 मीटर से ज्यादा का निर्माण करता है, उसके लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वेबसाइट पर घर खरीदार किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन देख सकेंगे। साथ ही उपभोक्ता बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। कोई भी बिल्डर फ्लैट बेचने के लिए विज्ञापन देगा, उसमें भी रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। हम लोगों ने आज इसका एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है और हमें विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दिनों से चली आ रही ये बीमारी है, जो इसने विश्वसनीयता का एक गंभीर संकट खड़ा किया है, अब इसका अंत हम लोग कर पाएंगे। यानी अब झूठे वादे करने वाले बिल्डर्स की शामत आने वाली है। प्राइवेट बिल्डर्स के साथ साथ सरकारी विभाग भी रेरा के दायरे में आएंगे। पूरे प्रदेश में प्राधिकरण और आवास विभाग भी रेरा के तहत आएंगे। करीब 50,000 से ज्यादा घर खरीदार घर के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले इस बिल के बाद सरकारी विभागों पर भी कार्रवाई हो सकेगी। रेरा के उल्लंघन पर बिल्डर पर वित्तीय पेनल्टी का भी प्रावधान होगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों बायर्स बिल्डर्स की धोखाधड़ी के शिकार हैं। उनसे पूरा पैसा लेने के बाद भी फ्लैट नहीं मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बिल्डर्स को चेतावनी दे चुके हैं। अब रेरा की वेबसाइट से बिल्डर्स की करतूतों पर निगाह रखना आसान हो जाएगा। अमृता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। तो रेरा को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि रेरा जब पूरे देश में लागू हो गया तो उत्तर प्रदेश में वेबसाइट क्यों नहीं लागू हो रही है, उत्तर प्रदेश में रेरा का पोर्टल क्यों नहीं लाया जा रहा है, जहां लोग जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें या जानकारी हासिल कर सकें बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रेरा की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। रेरा वो कानून है जिसके तहत केंद्र सरकार ने कुछ नियम और कायदे बनाए हैं और उन नियम और कायदों के तहत बिल्डर्स को अपने घर बनाने पड़ेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा और अपने घर खरीदारों को देने पड़ेंगे, वरना उनके ऊपर कुछ नियम, उन नियमों के तहत अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगेगा, उनको सजा भी हो सकती है। अलग अलग राज्यों में रेरा के तहत राज्य सरकारों को अथॉरिटी बनानी है और उसी के तहत आज उत्तर प्रदेश में और एक पोर्टल भी बनाना है ऑनलाइन, जहां पर लोग जाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, क्या वो राज्य सरकार के रेरा कानून के अंतर्गत नोटिफाइड है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, और वहां क्या कुछ उसका स्टेटस है, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उसी के तहत ये रेरा की वेबसाइट आज उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर और हाईटेक एयरपोर्ट्स में से एक सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट अब काफी हद तक ऑटोमेटेड हो जाएगा। यानी आपको जगह जगह कर्मचारी नहीं दिखेंगे, लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखेंगी, बल्कि चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। इसका टर्मिनल T4 बनकर तैयार हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है दुनिया का छठा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। लगातार 5 साल से दुनिया का सबसे शानदार एयरपोर्ट। अपनी उच्चतम टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर चांगी एयरपोर्ट अब एडवांस और हाईटेक होने वाला है। जल्द ही चांगी एयरपोर्ट को एक नया T4 टर्मिनल मिलने वाला है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा। यानी चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक आपको कहीं पर भी लाइन नहीं लगानी होगी। कियोस्क आपके पासपोर्ट को स्कैन करेगा। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर होंगी। सीट चुनें और अपने लगेज की जानकारी डालें।
कुछ सेकंड में ही आपके हाथ में बोर्डिंग पास और लगेज टैग प्रिंट होकर मिल जाएगा। लगेज टैग को अपने बैग से बांध लें। टर्मिनल T4 में 7 चेक इन दरवाजे दिए गए हैं, जिसमें 4 ऑटोमेटेड है, जहां 65 कियोस्क लगे हैं। सिंगापुर में मैन पावर की बड़ी कमी है। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट में कम से कम मैन पावर का इस्तेमाल किया गया है। इस एयरपोर्ट की साफ सफाई का जिम्मा भी रोबोट के हवाले है। यहाँ पर यात्रियों के मनोरंजन के लिए बड़े बड़े टीवी सेट्स की जगह इंटरैक्टिव विजुअल एक्सपीरियंस का इंतजाम दिया गया है, जिससे यात्रियों को एक अलग तरह का अनुभव होगा। ये टर्मिनल 2,25,000 स्क्वायर मीटर में बना है, यानी 30 फुटबॉल फील्ड के बराबर, जो कि चांगी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से भी आधा है। उम्मीद की जा रही है कि T4 से चांगी एयरपोर्ट की सालाना यात्रियों की क्षमता 16 लाख से बढ़कर 82 लाख हो जाएगी। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद T4 तैयार हो चुका है और इसके चालू होने की तारीख का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण के बाद पढ़े गए भाषण को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। राष्ट्रपति ने दीनदयाल उपाध्याय की तुलना महात्मा गांधी से की थी, जो कांग्रेस को रास नहीं आई, और आज राज्यसभा में जमकर कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा किया। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस ने राज्यसभा में हंगामा किया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बिना राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए कहा कि कल महात्मा गांधी की तुलना दीनदयाल उपाध्याय से की गई, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आनंद शर्मा के बयान का जवाब दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। पंडित नेहरू का नाम नहीं लेना, इंदिरा गांधी के 100 साल इंदिरा गांधी मैं बता रहा हूँ, कल महात्मा गांधी की तुलना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल आप स्मरण उनकी सेंटेनरी को मनाएंगे। अपमानित करते हैं। The whole speech has to be expunged. The whole speech has to be expunged. For the reason there is a rule which even the chair is bound by, that you do not refer to high constitutional authorities and what they have said in a debate in the House. And that is the purpose of what he said. No, he cannot. I agree with you. राज्यसभा में नेता कांग्रेस गुलाम नबी आजाद ने आनंद शर्मा के बयान का समर्थन किया और जेटली के बयान को कार्यवाही से हटाने की मांग की। गांधी जी का अपमान बराबर ये सरकार करती जा रही है। नेहरू जी का अपमान ये ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे लोगों की सेंटेनरी मनाई जा रही है जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। हंगामे के दौरान कांग्रेस सांसदों ने वेल में जाकर हंगामा किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को शपथ के बाद भाषण दिया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में देश के 8 नेताओं का जिक्र किया था। राष्ट्रपति ने जिन 8 नेताओं का जिक्र किया, उनमें से 6 कांग्रेस के नेता। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में दीनदयाल उपाध्याय की तुलना गांधी जी से की। उधर कारगिल विजय के 18 साल पूरे होने पर पूरा देश आज उन वीर शहीदों को नमन कर रहा है। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर सेना के तीनों अंग के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने वीर शहीदों को सलामी दी। जम्मू कश्मीर के द्रास युद्ध संग्रहालय में भी कारगिल के शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
द्रास में श्रद्धांजलि सभा में शहीदों के परिवार के लोग भी शामिल हुए। सेना के अधिकारियों और शहीदों के परिवार के लोगों ने अपने वीर जवानों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि विजय दिवस उन जवानों की शौर्य गाथा को बयां करता है जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्मृति वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीदों को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तान मैदान छोड़कर भाग गया था। पाकिस्तान को यह भय होने लग गया था कि 1971 के समय उसने जब दुस्साहस किया था तो भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और कहीं ये न हो कि अब उसके 3 टुकड़े और हो जाएं, इसलिए वो गिड़गड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया था। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के साथ मिलकर कारगिल पर कब्जे की कोशिश की थी। 8 मई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस लड़ाई में 530 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 26 जुलाई के दिन भारत ने जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में 1363 जवान घायल हुए थे। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल आज पटियाला हाउस की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। पटियाला हाउस की सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले के 5 नए आरोपियों को चार्जशीट में लगे सभी दस्तावेज सौंपे। आरोपियों को नई चार्जशीट में लगी हार्ड डिस्क की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, जिसे सौंपने का कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को इसके लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख दी है। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल पर 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के उल्टन नॉर्थ कोल ब्लॉक में आपराधिक साजिश का है। दूसरा मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गादंगल कोल ब्लॉक का है। मुंबई के घाटकोपर में हुए बिल्डिंग हादसे के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। मुंबई के घाटकोपर में इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुनील सितम शिवसेना का नेता है और बिल्डिंग के ग्राउंड में चल रहे अस्पताल का मालिक है। अस्पताल को तोड़कर गेस्ट हाउस बनाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। गुनाह दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल पुलिस का चल रहा है। इसमें एक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है, जबकि हादसे में 2 फायरिंग कर्मियों समेत 30 लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस बीच हादसे के एक दिन बाद भी मामले की जिम्मेदार किसी भी अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंगलवार सुबह घाटकोपर में स्थित साई अपार्टमेंट नामक बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। आपको बता दें, अभी भी बचाव और राहत का कार्य जारी है। तकरीबन 15 से अधिक लोगों की इस घटना में जो है वो मृत्यु हो गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बीएमसी की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, मुंबई पुलिस की टीम जो है तैनात है। घाटकोपर बिल्डिंग हादसा मामले में आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो अधिकारी उन वार्डों के प्रभारी हैं, उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करिए और जो शिवसेना के जो नेता इसके लिए जवाबदार है उसको आपने गिरफ्तार किया, बहुत अच्छी बात है। और इसके ऊपर इमीडिएटली जो एक गैर इरादतन हत्या का जो आरोप होता है वो आरोप लगा करके उसके खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई शुरू करिए। साईं दर्शन बिल्डिंग में हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू की कई टीमों को लगाया गया। साईं दर्शन बिल्डिंग करीब 40 साल पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। हादसे के वक्त 4 मंजिला बिल्डिंग के निचले हिस्से में काम चल रहा था। बिल्डिंग के 16 फ्लैट में करीब 60 लोग रहते थे। तो न्यूज़ 8 4 में खबरें बस इतनी। नमस्कार।